नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपने जो हिस्ट्री के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा जो टारगेट है ये 500 क्वेश्चनों को पूरा करने का। इसी के क्रम में ये आज आपका जो लेक्चर नंबर होगा, एक कह लो कि सीरीज नंबर जो होगी वो 7 होगी आपकी। और यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से 170 तक। और इसमें हम देखेंगे मौर्योत्तर काल को, कि मौर्योत्तर काल से संबंधित कितने सवाल बने हैं और किस प्रकार के यहाँ पर सवाल बने हैं। तो देखो, ये जो आपका लेक्चर होगा ये पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा, जिसमें आरओ, एआरओ और एपीएस को भी आप जो साथ साथ जोड़ सकते हैं। जो आरओ और एआरओ और एपीएस के एग्जाम लगे हुए हैं आपके, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा गया है। और इन्हीं से ही आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से सवाल बनने की संभावना होगी। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर नंबर 7 को। देखो, क्वेश्चन कहता है पहला, या ये कह लो कि 151। आप ये कह सकते हैं कि इस लेक्चर का जो है ये पहला क्वेश्चन है। देखो, इधर देखो पुस्तक दी हुई है, ये पुस्तक है, और इधर इनके लेखक दिए हुए हैं कि कौन से लेखक किसने। जैसे आपसे कहा जाए कि मालवा काग्निमित्रम की रचना किसने की थी, तो मालवा काग्निमित्रम की जो रचना की थी वो कालिदास ने की थी। ये आपका ठीक है, क्योंकि वो कालिदास ने कई ग्रंथ लिखे हैं। जैसे आप देखते हैं मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल, इस तरह के कई ग्रंथ आपको। और ध्यान रखना है कि कालिदास जो थे वो संस्कृत के कवि थे, तो इन्होंने जितने भी अपने ग्रंथों की रचना की है वो कालिदास ने संस्कृत भाषा में ही की है। उसी तरीके से महाभाष्य है, पतंजलि ने लिखा, ये भी आपका ठीक है। अष्टाध्यायी की रचना या पाणिनि की जो रचना है वो अष्टाध्यायी है, ये भी आपका ठीक है। क्योंकि देखो, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो महाभाष्य है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही टीका लिखा है। किसने? पतंजलि ने। अब गाथा सप्तशती जो है वो एरियन के नहीं, वो गाथा सप्तशती जो है वो एरियन की नहीं है पुस्तक। यही आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो गाथा सप्तशती जो लिखी है वो किसने लिखी है? वो था सातवाहन वंश का शासक राजा हॉल, इसने लिखी थी। तो ये ध्यान रखना है कि गाथा सप्तशती किसने लिखी है, तो राजा हॉल ने। इस प्रकार जो आपका आंसर बनेगा वो यही आपका आंसर बन जाएगा, सी ही इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन मौर्योत्तर कालीन राजवंश नहीं है। अब देखो, कौन राजवंश नहीं है? यदि आपको देखो, मौर्यों के बाद में शासन किसने किया था? शुंगों ने। क्योंकि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और इसी ने ही मौर्य वंश में, या फिर ये कह लो कि इसी ने ही मगध में शुंग वंश की नींव डाली थी। उसके बाद में आप देखेंगे कर्णम वंश आएगा। कर्णम के बाद में आप चेदी वंश भी देखेंगे यहीं पर ही। ये चेदी वही है जो जिसमें जिसका खारवेल था, इस चेदी वंश की स्थापना महामेघ वाहन ने की थी। और इसका सबसे प्रतापी शासक जो था चेदी वंश का, वो खारवेल मिलेगा, खारवेल। और कुषाण, देखो कुषाण तो बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल क्या थे? मौर्योत्तर काल में आपके शुंग भी थे, कर्ण भी थे और चेदी भी थे। तो इसका मतलब कौन नहीं है, तो कौन नहीं पूछ रहा, तो केवल 4 नहीं है। तो इस प्रकार जो आंसर बनेगा आपका वो डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो कि इनमें कौन कौन से कथन सत्य होंगे और कौन से कथन सत्य नहीं होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। हाँ, ये आपका ठीक है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ही, और इसी अयोध्या अभिलेख से ही यही पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ही 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी कहाँ मिलती है आपसे? आपको वो अयोध्या अभिलेख से ही मिलती है। और अयोध्या अभिलेख की को इसने किसने स्थापित करवाया था? तो इसी का ही सेनापति था या इसी का ही मंत्री था, धनदेव। इसी ने इसको स्थापित करवाया था अयोध्या में। तो पहला स्टेटमेंट आपके ठीक। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। ये इसके पतंजलि जो थे, ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये भी आपका ठीक है। चेदी नरेश खारवेल पुष्यमित्र शुंग से, ऐसा कर लो, पुष्यमित्र शुंग से पराजित हुआ था। क्या ये ठीक है? नहीं। चेदी नरेश खारवेल जो है वो पुष्यमित्र शुंग से पराजित नहीं हुआ था। ये ये यहाँ पे स्टेटमेंट ही गलत हो रही है। ये जो है ना, इसे ऐसा कर लो, पुष्यमित्र चेदी नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था, ऐसा कर लो इसको। तो इस प्रकार जो बनेगा, तो ये जो है अब स्टेटमेंट उल्टी हो जाएगी आपकी। तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है इसमें, तो अब आप एक और दो को ही यहाँ पर सत्य मान सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, थोड़ी सी गलत आ रही है। तो ये मान लेना कि जो चेदी नरेश खारवेल था वो पुष्यमित्र शुंग से पराजित हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखना।
तो एक पुष्यमित्र शुंग ने खारवेल को भी पराजित कर दिया था। तो एक और दो सही होंगे यहाँ पर, तो एक और दो आपके सही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से किसने किया था? देखो, मनुस्मृति का जो फारसी में या फिर अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ था, वो किसने किया था? एनवी केलकर ने, एनबी हेलहॉक ने, बीएन मिश्र ने, या विक्टर जॉनसन ने किया था? अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचकर बताइए कि किसने यहाँ पर इसका किया था। देखो, एनबी हेलहॉक जो थे, इन्होंने ही मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनु ने। तो मनुस्मृति की रचना एक मनु ने की थी, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से बी एन हेलहॉक ने किया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में किस अभिलेख से ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान का पहला साक्ष्य मिलता है? देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभिलेख है, ब्राह्मणों और बौद्धों को जो भूमि दान में दी गई है, उसका अभिलेख नूनेर दान पत्र से मिलता है, गुडाढ्य अभिलेख से मिलता है, नानाघाट अभिलेख से मिलता है, या इनमें से किसी से नहीं मिलता। देखो, यहाँ पर आप देखेंगे जो भूमि दान का जो अभिलेख मिलता है, भूमि दान का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है, वो आपको नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जो किसने लिखवाया था? रानी नागनिका ने लिखवाया था। नागनिका। कहाँ है नानाघाट अभिलेख? महाराष्ट्र में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है कि नानाघाट अभिलेख किसने लिखवाया, कब लिखा गया और कैसे लिखा गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखो, सातवाहन सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी द्वितीय के बारे में जानकारी किससे मिलती है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किससे मिलेगी। देखो, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी क्या भेलसा अभिलेख से मिलती है? क्या आप काव्य मीमांसा भी मिलती है, कामसूत्र से मिलती है, या उन इन उपयुक्त सभी से भी मिलती है? देखो, जो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सातकर्णी द्वितीय। नहीं, ये प्रतापी शासक तो प्रतापी शासकों में एक था, लेकिन सबसे प्रतापी शासक था आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने नहपान को भी हराया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब ये कह रहा है कि सातकर्णी द्वितीय के बारे में किस कहाँ से जानकारी मिलती है? तो भेलसा विलेख से भी मिलती है, काव्य मीमांसा से मिलती है, और कामसूत्र से भी इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑप्शन जो बनेंगे वो आपके चारों बनेंगे, उपयुक्त सभी से ही सातवाहन वंशीय शासक सातकर्णी द्वितीय के बारे में आपको जानकारी मिलती है। देखो, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना कि काव्य मीमांसा की रचना किसने की थी? तो काव्य मीमांसा की जो रचना की थी वो राजशेखर ने की थी। राजशेखर। और उसके साथ साथ देखेंगे आप कामसूत्र, कामसूत्र की रचना की थी वात्स्यायन ने। वात्सायन। ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इधर सूची एक है आपकी और इधर सूची दो है आपकी। तो कैसे सुमेलित करेंगे वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपसे कहा जाए कि आंभीर वंश की स्थापना किसने की थी, या फिर ये इक्ष्वाकु वंश की, चेदी वंश की, इधर आप वंश लिख लो और इधर आप संस्थापक लिख लेना। तो आंभीर वंश की जो स्थापना की थी वो ईश्वर सेन ने की थी। अब यदि आपको ये लगा कि एक का दो होगा, तो देखो एक का दो तो कईयों में, तो डी को तो हटा ही सकते हैं आप। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की थी? तो इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की थी श्री संतमूल ने। तो ए का दो और बी का एक देख लो, तो दोनों में है अभी भी, तो आप सी बी को तो हटा ही सकते हैं यहाँ से। चेदी वंश की स्थापना महामेघ वावन ने की थी, मैंने शुरू में ही बताया आपको। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। तो इस प्रकार जो बनेगा आपका आंसर वो ए बन जाएगा। ए का दो, बी का एक, सी का चार और डी का तीन। नेक्स्ट, कुषाण वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब देखो इसमें कि कुषाण वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा। चार स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपको यहाँ पर देखना है। जैसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि कुजुल कड़फिसेस केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे, अर्थात कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। हाँ जी, ये आपका ठीक है। जो कुजुल कड़फिसेस था कुषाण वंशीय शासक, उसने तांबे के सिक्के जारी किए थे केवल। और यदि कहें कि वीमा कड़फिसेस ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे, ये भी आपका ठीक है, क्योंकि इसने सोने और तांबे दोनों के ही सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, ये भी आपका ठीक है। और यदि आप देखें तांबे के सिक्के पर सम्राट अशोक के बलिदान, तो सम्राट अशोक को बलिदान करते हुए दिखाया गया है, तो ये भी आपका ठीक है। ये अशोक, हाँ जी, वो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ये भी आपकी ठीक है। तो तांबे के सिक्कों पर सम्राट अशोक को बलिदान करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस प्रकार आंसर जो बनेगा वो आपका उपयुक्त सभी बन जाएगा। एक सेकंड, मिस्टेक हो रही है अभी भी यहाँ पर। देखो, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा, सी है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? अब देखो, सुई बिहार अभिलेख है एक तो। कुषाण वंशी शासक कनिष्क के बारे में जानकारी जो मिलती है वो सुई बिहार से मिलती है। सारनाथ अभिलेख से मिलती है। देखो अब यहाँ पर कथन एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या कोई नहीं। देखो, कुषाण वंशीय शासक जो था, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क कनिष्क के बारे में जानकारी सुई बिहार अभिलेख से ही मिलती है और सारनाथ अभिलेख से ही मिलती है। तो इस प्रकार जो आंसर बनेंगे वो आपके दोनों बन जाएंगे, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे यदि आपसे कहा जाए कि चरक संहिता में 8 खंड हैं और एक 20 अध्याय हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि चरक संहिता में 8 खंड तो हैं लेकिन 20 अध्याय नहीं है, 120 अध्याय हैं। नेक्स्ट आगे देखो, इसमें अगली स्टेटमेंट क्या कहती है? अगली स्टेटमेंट कहती है कि वसुमित्र द्वारा रचित पुस्तक विभाषा शास्त्र है। नहीं, वसुमित्र के द्वारा जो रचित पुस्तक थी, वसुमित्र द्वारा रचित पुस्तक विभाषा शास्त्र है, ये आपका ठीक है, ये भी ठीक है। सब घोष द्वारा रचित पुस्तक सौंदरानंद है। वो सौंदरानंद की रचना जो की थी वो सारी पुत्र प्रकरण ने की थी। सारी पुत्र प्रकरण, इसने इसकी रचना की थी। जबकि अशोक घोष द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है बुद्ध घोष। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा सत्य है, तो इसमें सत्य केवल दो है आपका। दो को आपका पॉइंट बना लेना। आप यहाँ पर इसको हटा दो, जाओ। केवल दो आप इस तरीके से लगाएंगे और इस प्रकार जो आंसर बनेगा वो आपका सी बना लेना इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कनिष्क के दरबार में कौन विद्वान नहीं था? देखो, कनिष्क के दरबार में कई विद्वान आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व, सुश्रुत, चरक। तो ये सभी के सभी क्या हैं? नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व और सुश्रुत, ये सभी के सभी कनिष्क के दरबार के विद्वान थे। तो इसका मतलब क्या होगा? अब वो कह रहा है कि विद्वान नहीं था, तो इसमें आप 1 मिनट फिर से देख लो कि देखो, अश्वघोष थे, नागार्जुन भी थे, वसुमित्र भी थे, और आप देखेंगे पार्श्व भी थे और सुश्रुत भी थे। तो ये क्या थे? इसको ये यहाँ से हटाओ इसको। पता नहीं क्या टाइपिंग करने वाले ने क्या कराया आज। विद्वान था तो अशोक के दरबार में कौन विद्वान, कनिष्क के दरबार में कौन विद्वान थे? कनिष्क के दरबार में कौन विद्वान थे? ये सभी के सभी विद्वान थे। तो प्रयुक्त सभी आपका सी लगेगा। नेक्स्ट है, कनिष्क का रब्तव अभिलेख जिसकी खोज 1993 में हुई थी, ये कहाँ से मिला है? तो कनिष्क का जो रब्तव अभिलेख है ये अफगानिस्तान से मिला है। अफगानिस्तान में रब्तव अभिलेख से, तो देखो जो ये रब्तव अभिलेख है इससे कई प्रकार की आपको जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे आपसे कहा जाए, हम्म, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा इत्यादि राज्यों की भी जानकारी आपको रब्तव कनिष्क के रब्तव अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है, संगम काल के विषय में निम्न में से कौन सही है? देखो, जो यदि आप देखेंगे तो संगम काल के विषय में कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही होगा, ये आपको देख कर चलना है। देखो, चोल वंश का ये प्रतीक चिन्ह जो होगा वो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था, ये ठीक है आपका। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह जो था वो धनुष था, ये भी आपका ठीक है। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह जो था वो मछली था, ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब तीनों ही कथन सही है, तो उपयुक्त सभी सही हैं। देखो, संगम काल के बारे में ध्यान रखना है कि कई प्रकार से आपको जानकारी देखने को मिलेगी। संगम काल में देखो 5 ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखेंगे शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम है आपका। मणिमेखले है आपकी, मैखले। आप आगे देखेंगे जीवक चिंतामणि है, जीवक चिंतामणि। उसी तरीके से एक और आप मिलेगा वलयपति। फिर आप देखेंगे कुंडल कोश, कुंडल, कुंडल केसी है, ये आपका कुंडल केसी। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 5 महाग्रंथ हैं यहाँ पर आप देखेंगे। और शिल्पाधिकारम जो था ये क्या था, इसे नूपुर की कहानी भी कहते हैं, अर्थात शिल्पाधिकारम से नूपुर की कहानी मिलती है। इसमें आप देखेंगे 30 खंड हैं और 30 सर्ग हैं आपके, और 3 खंड आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो मणिमेखले की जो रचना की थी वो शीतले सतनार ने की थी। शीतले सतनार ने की थी मणिमेखले की रचना। और जीवक चिंतामणि की रचना किसने की थी? तो जीवक चिंतामणि की रचना की थी त्रिकु देवर, ऋग्वेद धीवर ने इसकी रचना की थी। तो जो वलयपति और कुंडलकेशी हैं इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती कि इनकी रचना किसने की थी, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है।
कभी आपसे मैचिंग कराने के लिए पूछ सकता है वो। अब देखो, संगम काल में दो संगमों का आयोजन हुआ था, तीन संगमों का आयोजन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ से ये पूछता है कि अध्यक्षता किसने की थी और कहाँ कहाँ हुई थी। तो अध्यक्षता जो की थी इसकी, प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम की जो अध्यक्षता की थी वो भी अगस्त्य ऋषि ने ही की थी। और तीसरे संगम की जो रचना की थी वो नक्की ने की थी। नक्की। तो ये ध्यान रखना है कि पहला संगम कहाँ आयोजित हुआ था, तो मदुरा में। मदुरा। और दूसरा संगम कहाँ हुआ था, तो कपाटपुरम। कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो उत्तरी मदुरा में आयोजित हुआ था। उत्तरी मदुरा। तो इतना यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना कि राजा के जो संगम काल में जो राजा के सहयोगी थे, तीन राजवंश थे यहाँ पर। जो मैंने आपको बताया कि चोल, चेर और पांड्य। तो चोलों की जो राजधानी थी वो आपको उरेयूर मिलेगी देखने को। उसी प्रकार चेरों की जो राजधानी थी, चेरों की राजधानी थी आपको कुरियर तोंडी। कुरियर तोंडी। ये चेरों की राजधानी थी। उसके बाद में आप देखेंगे पांड्य वंश की राजधानी, तो पांड्य वंश की राजधानी कोरकई भी थी। कोरकई और प्लस मदुरा भी थी। अब देखो, राजा के सहयोग के लिए कौन कौन अधिकारी होते थे, जैसे देखो यहाँ पर मंत्री होता था, पुरोहित होता था, उसके साथ साथ सेनापति था। सेनापति के साथ साथ आप देखेंगे राजदूत भी यहाँ पर होता था। और गुप्तचर भी होते थे यहाँ पर। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो मंत्री को क्या कहा जाता था, तो मंत्री को अमित चार कहा जाता था। पुरोहित को पुरोहित ही कहा जाता था। सेनापति को सेनापति यार कहा जाता था। और जो राजदूत या दूत होता था उसे दूतार कहते थे। और जो ये ध्यान रखना है कि जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसको और सर कहा जाता था। और सर। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखो, एक एक पॉइंट और बन जाता है कि संगमकालीन बंदरगाह कौन कौन से थे। तो संगमकालीन बंदरगाह की बात करें तो नोरा था। आप देखेंगे तोंडी था। तोंडी। थोड़ी जगह कम बच रही है, कोई नहीं। मसीरी था। ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको। मसीरी, कोडमुंडम, बंदर, वाजी, करोरा और नैलीसिंडा। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्बल दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। अब देखो, जो कार्दमक शासक थे इन्होंने किसके सिक्के, दुर्लभ सिक्के। दुर्लभ क्या होता है, दुर्लभ होता है जो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो इन्होंने तांबे के सिक्के जो थे वो बहुत ही दुर्लभ मात्रा में प्रचलित किए थे। तो बहुत कम मात्रा में किसने, इसके द्वारा प्रचलित किए गए, तो कार्दमक छात्रों के द्वारा किसके सिक्के, तांबे के सिक्के। नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला है आपका, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इधर देखो, इधर तो दिए हुए हैं आपके राजा, और इधर दिए हुए हैं आपके वंश। किसने किसकी स्थापना की थी। इसमें ध्यान रखना कि इसमें सबसे पहले आपको वो पॉइंट पकड़ना है जिसमें आपको सबसे अच्छे आता हो। तो आपसे कहा जाए कि डेमेट्रियर वंश की स्थापना किसने की थी, तो हिंद यूनानियों ने की थी। तो ए का तीन देख लो आप इसमें। ए का तीन ना तो ए में है, ना ही बी में है, और ना ही आपका डी में। तो सी आंसर लगा, ए से ही आपसे। और रुद्रदामन, तो रुद्रदामन जो था वो उसने शक 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 वंश की स्थापना की। गंदोफर्नियस, गंदोफर्नियस ने पहला वंश की स्थापना की थी। और विमा कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। तो विम नहीं है, ये विम कटफिसेस है पूरा नाम, आधा ही दिया इन्होंने। तो विम कटफिस। नेक्स्ट। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था। देखो, शक संवत जो प्रारंभ किया गया था वो 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो और ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जो विक्रम संवत था, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, तो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और जो हिंदू कैलेंडर है वो इसी के अनुसार चलता भी है। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, और जो नेपाली कैलेंडर है वो भी इसी के आधार पर ही चलता है, विक्रम संवत के आधार पर ही। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि शक संवत प्लस विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है। यदि आप देखें तो ये देखो, विक्रम संवत क्या है, 57 ईसा पूर्व का। शक संवत कितना है, 78 ईस्वी का। तो वो 57 ईसा पूर्व का ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये पीछे हटेगा। तो पीछे हटेगा तो इनमें यदि आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, तो लगभग जो इनमें अंतर बनता है वो, जोड़ लो इनको, 8 7 15 और 7 5 12 और 135 वर्ष का अंतर बनेगा। ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। हालांकि यहाँ तक कि आईएएस तक में ये भी ये सवाल पूछा है कि संमत और विक्रम संमत में कितने वर्ष का अंतर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको अंतर देखने को मिलता है
ये अंतर आपका बन जाता है 135 वर्ष का। नेक्स्ट अगर देखो, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब्तव अभिलेख में नहीं है? फिर से मैंने आपको देखो ये नाम बताए थे कि किसका उल्लेख कनिष्क के रब्तव अभिलेख में नहीं है। अब आप इसमें सोचकर बता सकते हैं। देखो, चंपा का बताया था, पाटलिपुत्र का भी बताया था, कौशाम्बी का, श्रावस्ती। श्रावस्ती का कनिष्क का रब्तव अभिलेख में नहीं है। रब्तव अभिलेख कहाँ मिला था? तो अफगानिस्तान में इसकी खोज हुई थी। अफगानिस्तान कब हुई थी? तो 1993 में। 1993 में ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से आपको सुमेलित करना है। इधर तो राजवंश दिए हैं और इधर सिक्के और धातु है कि किस राजाओं ने कौन सी धातु चलाई थी या किस धातु के सिक्के यहाँ पर चलाए थे, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कुषाण वंशों ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के दोनों ही जारी किए थे, इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं जारी किए थे, ये ध्यान रखना है बस। गुप्त काल में स्वर्ण की रजत मुद्राएं चलती थी जिन्हें क्या कहा जाता था? दिनार। सातवाहन वंश में स्वर्ण के शासक चले नहीं, स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, इन्होंने ही पोटीन के सिक्के जारी किए थे, ये ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए। कलचुरी वंश के राजाओं ने स्वर्ण और रजत और ताम्र ये सिक्के जारी किए थे, तो ये भी आपका ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? अर्थात एका ब्राह्मण किसके समय में प्रयुक्त हुआ है? ये कह लो कि किसको, निम्न में से किसको एका ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है? देखो, पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण था, लेकिन इसे एका ब्राह्मण नहीं कहा जाता। हार्वेल जैन धर्म का प्रवर्तक था, जैन धर्म को मानता था, तो ये भी आपका एका ब्राह्मण नहीं होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी को ही एका ब्राह्मण कहा जाता है। अर्थात ये कह लो कि एका ब्राह्मण की उपाधि किसकी थी? वो गौतमी पुत्र सातकर्णी की थी, जो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसी ने ही किसको हराया था? नहपान को इसी ने ही हराया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तों में एक कथन ए है और उसका कारण आर दिया हुआ है, तो दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसके बारे में फिर आंसर देने हैं। जैसे सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ये आपका ठीक है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य में रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, ये भी आपका ठीक है। तो देखो, यदि ये दोनों ठीक है, लेकिन ये जो है आर जो है इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। और जब ये व्याख्या नहीं कर पाता तो इसका मतलब क्या है? इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका देखो इसमें तो ए ही बन जाएगा, क्योंकि आर दोनों तो सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार आपके 170 क्वेश्चन यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। और यदि आप देखो लेक्चर की आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। हालांकि 5 लेक्चर तक मैंने ऑलरेडी पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया, क्वेश्चन की फॉर्म में भी और आंसर की फॉर्म में भी। पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट खुद से करना और फिर आप आंसर वहाँ पर चेक कर लेना। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। और यदि आपको देखो किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ ए आर ओ के लिए, बीओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।